bachche, today we will discuss about our next topic, and next topic from electrochemistry is laws of electrolysis. Laws of electrolysis. ये नेक्स्ट टॉपिक है जो हम चैप्टर से करेंगे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. So before starting laws of electrolysis, first we will discuss about what is electrolysis. Electrolysis क्या है? What is electrolysis? So electrolysis का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, वो मॉल्टन स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराते हो, देन इट विल डीकम्पोजेस. ठीक है, डीकम्पोज हो जाता है. ठीक है, तो दिस phenomena of decomposition of electrolyte in aqueous or molten form is known as electrolysis. ठीक है, और इस phenomena के लिए हम क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है, सपोज यू वांट टू इलेक्ट्रोलाइज NaCl सोल्यूशन. आप इलेक्ट्रोलाइज करना चाह रहे हो NaCl सोल्यूशन को. इसके लिए आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेना. ठीक है, एंड बाय यूजिंग टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड लेंगे जो जनरली या तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे या फिर एक्टिव मेटल. सो इनर्ट इलेक्ट्रोड के एज हम प्लैटिनम और ग्रेफाइट को यूज करेंगे. ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड के एज हम प्लैटिनम और ग्रेफाइट यूज करते हैं. और एक्टिव मेटल लाइक इफ यू वांट टू डिकम्पोज कॉपर क्लोराइड ना, देन वी विल यूज कॉपर एज अ एनोड एंड कैथोड एज एक्टिव मेटल. And if you want to electrolyze silver chloride, then we use silver as a active electrode. Okay, clear? So इसको हम जोड़ देंगे outer source से. Okay, like this is positive terminal. Positive terminal क्या कहलाएगा? Anode कहलाएगा. और negative terminal क्या कहलाएगा? Cathode कहलाएगा. ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे जो आपका NaCl सोल्यूशन है वो डिकम्पोज हो जाएगा एंड Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा. देन Na पॉजिटिव केटायन विल माइग्रेट थ्रू कैथोड और एनायन जो है वो एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे. ठीक है, और जो मास है वो कहाँ डिपॉजिट होगा? कैथोड के ऊपर. कैथोड के ऊपर मास डिपॉजिट होगा. ठीक है, और एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. सो व्हाट हैपेंस एट एनोड? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन जो कि नेगेटिव टर्मिनल है. ओके, क्लियर? दिस फिनोमेना इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइसिस. ये फिनोमेना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें से टू लॉ है. फर्स्ट है फेराडेज फर्स्ट लॉ. फेराडेज फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, और स्टेटमेंट आती है मुझे फेराडेज फर्स्ट लॉ की. सो फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन chemical substance which deposited at cathode, the mass of that substance is directly proportional to electricity applied. यानी कैथोड पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है उसका जो मास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जितना आप चार्ज अप्लाई कर रहे हो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, जितना आप चार्ज दे रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा. Z इज नोन एज केमिकल इक्विवेलेंस. Z क्या कहलाता है? केमिकल इक्विवेलेंस कहलाता है. व्हाट इज Z हियर? Z इज केमिकल इक्विवेलेंस. ओके, एंड एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू T, यानी करंट इंटू टाइम. ठीक है, देखो पता है Q किसके बराबर होता है? I इंटू T. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो Q है उसको रिप्लेस कर देंगे करंट इनटू टाइम से. ठीक है, फिर हाउ टू डिफाइन केमिकल इक्विवेलेंस? इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर टाइम कितना हो? 1 सेकेंड हो, करंट कितना हो? 1 एम्पियर, इन दैट केस
इस केस में क्या हो जाएगा, जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा z के, क्योंकि I जो है 1 के इक्वल हो गया 1 एम्पियर के, और टाइम किसके इक्वल हो गया 1 सेकेंड। सो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, और इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विवेलेंस। इज नोन एज अ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, क्लियर, इज नोन एज अ केमिकल इक्विवेलेंस। केमिकल इक्विवेलेंस है, नोन एज अ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो दिस इज योर फैराडे फर्स्ट लॉ कि जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी या जितना चार्ज अप्लाई कर रहे हैं सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर। और एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एज वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर के। ठीक है, 1.6023 × 10⁻23। ठीक है, इज नोन एज अ 1 मोलर पर 10⁻23। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट 1 मोल चार्ज, अगर 1 मोल के लिए चार्ज निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1.6023 10⁻23 into 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, which is equal to 9650 कूलम मोल। ओके, 1 मोल चार्ज, जो 1 मोल चार्ज है दैट इज इक्वल टू 9650 कूलम मोल। ठीक है, यानी 1 मोल चार्ज जो किसके बराबर होगा, 9650 कूलम मोल। इट इज नोन एज अ फैराडे। ठीक है, यानी 1 मोल चार्ज जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9650। ओके, क्लियर। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट 1 मोल कूलम चार्ज, तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, n into f, where n is number of electron. If you want to calculate 1 mole of electron, 1 mole of charge for particular kind or anion, अगर आप किसी भी रिएक्शन के लिए 1 कूलम चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हो तो किसके इक्वल होगा, n into f के इक्वल होगा। फिर n कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए। फॉर एग्जांपल जैसे ये जिंक आयन है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर। सो इस रिडक्शन के लिए कितना कूलम चार्ज रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितना कूलम चार्ज रिक्वायर्ड है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब जिंक रिड्यूस होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। सो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 2f, इज इक्वल टू 2f। ठीक है, यानी इस रिडक्शन के लिए कितना कूलम चार्ज रिक्वायर्ड है, 2f। सिमिलरली अगर आपको ये दिया हो कि MnO4 नेगेटिव ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव आयन में, तो इस रिएक्शन के लिए कितना कूलम चार्ज है, तो सेम इसके लिए भी हम क्या निकालेंगे बच्चे, कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपको पता है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इस अकॉर्डिंग कितना होगा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2, 7 + 2 डिफरेंस कितने का है, 5 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, सो कितना कूलम चार्ज रिक्वायर्ड होगा, Q इज इक्वल टू 5f। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमने निकाले ना ऑक्सीडेशन, हमने MnO4 नेगेटिव में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है Mn2 पॉजिटिव का, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन। सो इस रिडक्शन के लिए 5f कूलम चार्ज रिक्वायर्ड है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी कूलम चार्ज रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कितना कूलम चार्ज रिक्वायर्ड है फॉर पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट। ओके, क्लियर। सो नाउ we'll discuss the next law of Faraday. So what is Faraday's second law? So next law of Faraday, what is second law? Second law क्या कहता है कि when same amount of electricity passed through the cell which are connected in series, when same amount of electricity passed through the electrolytic cell which are connected in series, then their mass which is deposited as at cathode is directly proportional to their equivalent masses. Okay, when same amount of electricity passed through the electrolytic cell which are connected in series, then mass deposited at cathode is directly proportional to their equivalent
सेल लिया, ठीक है, इसमें जिंक है एज एनोड एंड कैथोड, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया जिसमें कॉपर है एज एनोड एंड कैथोड, ठीक है। यहाँ जिंक सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, और दोनों को हमने कैसे जोड़ दिया, इन सीरीज, ठीक है, इन सीरीज इनको जोड़ दिया। तो जो स्टेटमेंट सेकेंड लॉ कह रहा है, ये कह रहा है कि जो जिंक का मास है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिपॉजिटेड एट कैथोड divided by equivalent mass of copper or mass of copper divided by equivalent mass of copper. So mass of यहाँ पे आ जाएगा जिंक, इक्वल मास ऑफ जिंक, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जिंक सल्फेट है ना, मास ऑफ जिंक डिवाइड बाई इक्वल मास ऑफ जिंक, और इधर क्या आ जाएगा, मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई इक्वल मास ऑफ कॉपर, ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, ठीक है। यानी मास ऑफ जिंक डिवाइड बाई इक्वल मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई इक्वल मास ऑफ कॉपर, ठीक है, क्लियर। तो इस फॉर्मूले से हम, अगर आपको तीन चीज़ें दी हो, लाइक मास ऑफ जिंक हमारे पास हो और आपको मास ऑफ कॉपर निकालना हो, देन यू कैन कैलकुलेट। इफ यू हैव मास ऑफ जिंक, अगर आपको मास ऑफ जिंक गिवन है, जितना डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, तो आपको मास ऑफ कॉपर निकाल सकते हैं, बिकॉज इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक या इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट मास? तो इक्विवेलेंट मास के लिए फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी, मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी, ठीक है। जिस किसी आपको एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट मास निकालना हो, उसका मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी, लाइक इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक कितना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक होता है 65, और जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 2, तो उसका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। ऐसे ही आप कॉपर के लिए मास कैलकुलेट सकते हो, ठीक है। कॉपर का इक्विवेलेंट मास ये जिंक का है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर वैलेंसी से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट मास जो कॉपर का है वो कितना है, 63.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएंगे, तो आप यहाँ इक्विवेलेंट मास जिंक का पुट कर दो, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कॉपर का पुट कर दो, तो आप मास ऑफ कॉपर कैलकुलेट कर सकते हो अगर मास ऑफ जिंक दिया हो, ठीक है। तो अगर आपको सेकंड लॉ से न्यूमेरिकल आएंगे, देन यू विल सॉल्व न्यूमेरिकल लाइक दिस, इस तरह से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ओके, क्लियर। सो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका फैराडे फर्स्ट लॉ, जिसमें हमने ये फार्मूला यूज किया था, मास इज इक्वल टू ZIT। इस फार्मूले से या तो आपको मास कितना डिपॉजिट हो रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए आएगा, या करंट कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, या टाइम आ सकता है। इट मीन्स आपको कोई एक चीज़, ठीक है, या तो मास या फिर करंट या टाइम, यानी आपको मास करंट दिया हो तो टाइम निकाल सकते हो, करंट टाइम दिया हो मास निकाल सकते हो, ठीक है। मास टाइम दिया हो तो करंट कैलकुलेट कर सकते हो। अब Z कैसे कैलकुलेट करेंगे? Z के लिए फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई F, ओके, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई F, F इज फैराडे कांस्टेंट, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला हमने अभी देखा, मोलर मास को वैलेंसी से डिवाइड कर दो, तो Z आपको निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई F, F इज फैराडे कांस्टेंट 96500 उसकी वैल्यू है, तो आप Z कैलकुलेट कर सकते हो। Z निकल गया तो आप अगर I और T दिया है, मास निकल जाएगा, मास दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, करंट निकल जाएगा, मास I दिया है तो टाइम निकल जाएगा। तो बच्चे याद रखना, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल, ओके, एंड दिस वन आल्सो कैलकुलेट how many coulomb charge required, how many coulomb charge required for particular oxidation reduction. This one is also very important topic for MCQ. MCQ में ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्या was equal to NF, it's important one, important है ये, okay, this one is important question, ठीक है, ये important है न्यूमेरिकल के लिए और ये important है आपका MCQ के लिए, okay, clear. So now we discuss the next topic. So नेक्स्ट टॉपिक
जो हम इस चैप्टर से डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चे कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस what is deposited at cathode and what is at anode। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा और कैथोड पे। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, वैसे थ्योरी के फॉर्म में भी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, लाइक इसमें हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो डिपेंड करेगा किस फैक्टर के ऊपर कि जो मेटल है या जो आयन बन रहा है उसमें कैटायन और एनायन, अगर दो कैटायन बन रहे हैं तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो कैटायन कैथोड पे डिपॉजिट होगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो बन रहे हैं उसमें कैटायन या एनायन, जिस कैटायन या एनायन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो डिपॉजिट होगा, कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल देखनी है। अगर मैं कैटायन की बात करूँ तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड पे जाएगा। दो कैटायन में से जिस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड पे जाएगा, और एनायन में से जिस एनायन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड पे जाएगा। कैटायन में से जिस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड पे जाएगा, और एनायन में से जिस एनायन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस में इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो, इफ यू विल यूज़ इनर्ट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके आयंस ही कैथोड और एनोड पे जाएंगे। बट इफ योर इलेक्ट्रोड इज एक्टिव देन एक्टिव मेटल इटसेल्फ ऑक्सीडाइज एंड गेट रिड्यूस्ड, यानी एक्टिव मेटल खुद ऑक्सीडाइज होगा और खुद ही क्या होगा, रिड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया कॉपर क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राइट डाउन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ कॉपर क्लोराइड एक्वस बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। यानी कॉपर क्लोराइड एक्वस है, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो आप इसको इस तरह लिखोगे कॉपर क्लोराइड एक्वस, ये डिकम्पोज होगा और क्या देगा, कॉपर पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस 2 क्लोराइड आयन। ओके, अब क्योंकि एक्वस है तो वाटर भी डिकम्पोज होगा एंड इट विल फॉर्म H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखो दो कैटायन फॉर्म हो रहे हैं और दो ही क्या फॉर्म हो रहे हैं, एनायन फॉर्म हो रहे हैं। अब आप रिडक्शन पोटेंशियल देखो तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है। As compared to hydrogen, copper has more reduction potential. So what deposited at cathode, और कैथोड पे क्या जाएगा, कॉपर पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव रिडक्शन होगा इसका, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड, तो ये डिपॉजिट होगा कहाँ पे, कैथोड पे, कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ओके, क्लियर। एंड व्हाट विल डिपॉजिट एट एनोड, क्योंकि दो एनायन है तो Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है, OH नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। सो OH नेगेटिव जाना चाहिए कहाँ पे, एनोड पे। इट मीन्स 4OH नेगेटिव क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और क्या बना लेगा, 4OH, एंड 4OH आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2H2O प्लस। मतलब एनोड पे ये जाना चाहिए, बट यहाँ पे एक कंडीशन और लग जाती है, ड्यू टू ओवर वोल्टेज। जो ऑक्सीजन है ना उसको बनने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, ठीक है, तो प्रिफरली होता क्या है, Cl एनोड पे डिपॉजिट हो जाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन एनोड पे ना डिस्चार्ज होकर क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है, ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज क्या है बच्चे, कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे बन रही है उसको डिपॉजिट होने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो प्रिफरली क्या होता है, क्लोरीन एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी एनोड पे OH ऑक्सीजन की जगह क्या डिपॉजिट हो जाएगा, क्लोरीन, 2 क्लोरीन आयन, ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और डिपॉजिट क्या करेंगे, क्लोरीन गैस। तो एनोड पे क्या चली जाएगी, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज होगा अगर आप प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं।
ठीक है, ये रिएक्शन होगी एनोड एंड कैथोड, क्लियर। बट अगर मैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की जगह क्या यूज करूं, एक्टिव इलेक्ट्रोड, इफ आई विल यूज एक्टिव इलेक्ट्रोड लाइक कॉपर, ठीक है, अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करें देन व्हाट विल हैपन हियर, कॉपर क्लोराइड एक्वस, ये कन्वर्ट होगा कॉपर टू पॉजिटिव आयन, ओके, एक्वस प्लस 2 क्लोराइड आयन, देन H2O, ये क्या देगा, H पॉजिटिव है 2H नेगेटिव आयन, बट क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो कैथोड पे क्या होगा, कॉपर आयन ही क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है, कॉपर आयन का रिडक्शन होगा और एनोड पे कॉपर ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये कैथोड की रिएक्शन है और ये रिएक्शन है एनोड की, इफ यू यूज एक्टिव इलेक्ट्रोड, ओके, क्लियर। अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज होते हैं तो रिएक्शन भी होती है, ठीक है, क्लियर। सो आई होप कि आज जितना आपको करवाया है ये क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है, क्लियर। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल हम देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट कमर्शियल सेल इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो आई होप कि ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर है, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज और आस्क, ओके।